बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब रूटीन में आना शुरू हो गए। ज़रा गोश्त से ज़रा मेरा ख्याल है आगे की तरफ बढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ईद आप लोगों ने गुजार ली है और बहुत सारा, जिस तरह हम लोग पहले भी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है ना इत्तेदाल के साथ खाना पीना जो है ना वो करना है ईद पर, क्योंकि इससे आप लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ हमजा, हमने देखा है कि बहुत सारे जो है ना लोग अब गैस्ट्रो के जो है ना पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में हमने देखे कि 18,000 से ज़ायद जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। अस्पतालों का रुख करना पड़ा है और वहाँ पर जाकर फिर उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। कुछ लोग बेहतर हुए हैं, कुछ अभी तक अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन चलें कोई नहीं। अब थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ख्याल करना है। अब एतदाल की जानिब आपने आ जाना है। अब थोड़ी सी सब्जियाँ खाना शुरू कर दें, थोड़े से मुख्तलिफ जो खुराकें हैं वो लेना शुरू कर दें। गोश्त हमने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है। और हम बात करते हैं ना कोरोना के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की, जी कि फ़लाँ इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचा, फ़लाँ इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचा। अभी हम सुबह बात कर रहे थे तो इकरा ने मुझे बताया कि जो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वो फ़ायदे में गई है। और ये मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि लोग तो कम बाहर निकल रहे हैं, ऑफिसेज बंद रहे हैं, तो फिर किस तरीके से ये इंडस्ट्री बेहतर रही है, ये अब हमें इकरा ही बताइए। इसकी वजह ये जो है वो ये है कि जूम कॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है अब मीटिंग्स करते हैं अरेंज। तो ऐसे में जो एक रिसर्च हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो मेकअप है वो कॉस्मेटिक्स जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ग्रो इसलिए किए क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा मेकअप करके जूम के ऊपर घंटों घंटों कॉल्स में मसरूफ़ रहते हैं। तो फिर वो लोगों को जो ख़ास तौर पर ख़वातीन है वो कहती हैं कि हमने जूम कॉल पर जब इतनी देर तक हमने बातचीत करनी तो हमें मेकअप करके फिर हमें बैठना पड़ता है। तो उस वजह से मेकअप जो इंडस्ट्री है उसने वो एक उसमें बूम आया और जो इस चीज़ का नाम उन्होंने रख दिया जूम बूम। अच्छा, जूम कॉल की वजह से बूम आया तो उन्होंने जूम बूम रख दिया इसका नाम। और इसमें यह है लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स ख़रीदते हैं और अपने मुंह पे मेकअप अप्लाई करते हैं और फिर जूम कॉल्स जो है अरेंज की जाती है और फिर जो है वो लोगों से अच्छा दिखते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए वो लोग ये करते हैं। ये अमेरिका में हुआ है जी, ग्रैंड व्यू रिसर्च है, ये सामने आई है। और इकरा ने जब मेरे साथ ये रिसर्च शेयर की, मैंने भी वो रिसर्च पढ़नी शुरू कर दी कि उसके अंदर है क्या। उसके अंदर हुआ ये कि लोगों की साइकी है कि वो अपने आप को देख नहीं रहे होते। अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं खुद को नहीं देख रहा, इकरा आपसे गुफ्तगू कर रही है, वो खुद को नहीं देख रही है। लेकिन जब आप मीटिंग के अंदर होते हैं, वर्चुअल मीटिंग में, तो आपका चेहरा आपको नजर आ रहा होता है। फिर आप अपने चेहरे के ऐप ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो ये भी नोक पलक की ज़रूरत है, यहाँ पर भी मुझे थोड़े से मेकअप की ज़रूरत है। और जो कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 60% से ज़ायद लोग अब हमारे पास आ रहे हैं। मतलब कि हमारे पास पहले जो लोग आते थे उससे 60% ज़्यादा हो गए हैं। और वो अब जो हैं आना शुरू हो गए हैं। कोई कहता है मेरी डबल चिन है, इसको ख़त्म कर दें। कोई कहता है नहीं जी, मेरे तो चेहरे के ऊपर ये मसला है, इसकी जो है ना आप इसको इस तरह कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा वो जो है ना सर्जरी की तरफ लोगों का रुझान के रोज़ लोग कहते हैं कि कौन मेकअप करे, तो चलो सर्जरीज करवा लेते हैं, मेकअप ऐसे ब्यूटी सर्जरीज करा लेते हैं कि हमने रोज़ जो जूम कॉल्स के हम थ्रू मीटिंग में जाएं तो हमें मेकअप करने का इतना टाइम भी नहीं है। तो लोगों के पास तो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल, तो ज़्यादा अपने आप को देखना भी नहीं चाहिए शीशे के अंदर। फिर आपको अपने ऐप नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उस तरफ चले जाते हैं कि जी अच्छा किसी कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे, आप कहेंगे जी हमें अपने चेहरे की ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो खैर ऐसा मत कीजिए, ये कोई बात नहीं है, हम रूटीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे। तो अपना खर्चा मत कीजिए कि आप अब सर्जरीज करवाते। फिर हम कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर कोरोना SOPs की खूब धज्जियाँ जो हैं उड़ाई गई हैं और आलमी वबा के बढ़ते हुए केसेस के बायस अब NCOC ने आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील जो है वो दोबारा से कर दी है। ईद से पहले भी अपील की गई थी, ताहम आवाम की जानिब से ज़्यादातर मकामात पर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा, जिसका नतीजा जो है वो हमारे सामने केसेस में इजाफे की शक्ल में आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में आलमी वबा के केसेस की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब अगर बात करें वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की, तो वो एक मरतबा फिर से कोरोना वायरस का शिकार हो गए और अब उन्होंने वो ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया और उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनका कोरोना टेस्ट जो है दूसरी मरतबा मुस्बत आया। और बरतानिया में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक फाइज़र वैक्सीन कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा मुतअद्दी जो किस्म है डेल्टा, उसके खिलाफ 88% तक मतलब मौसर है। और ताहम डेल्टा से ये तहफ़्फ़ुज़ वैक्सीन की सिर्फ एक डोज से
हासिल नहीं होता है, यानी कि आपको अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करनी है। अगर 2 डोजेज़ हैं तो आपको दोनों डोजेज़ लगवाना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सरबराह अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कराची में हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। इस हवाले से क्या NCO से और वफाकी हुकूमत सिंध से मुसलसल राब्ते में? जी बिल्कुल राब्ते में हैं, और बड़ा मसला ये है कि ये वायरस जो है ये अब ज़्यादातर डेल्टा की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने, और डेल्टा जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है उस वायरस के मुकाबले में जो पहले वेरिएंट्स आए थे। जैसे कि शुरू में चाइनीज़ वायरस था, फिर अल्फ़ा आया, बीटा आया, फिर गामा आया, डेल्टा अब ये है। तो ये जो भारतीय वेरिएंट है ये जहाँ जहाँ पहुँचा है दुनिया में छा गया है, और इस वक्त बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह ज़्यादातर जो वेरिएंट पाया जा रहा है ये डेल्टा वेरिएंट ही पाया जा रहा है। और ये जो है बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी। और इसके लिए फिर हमें तैयारी करनी चाहिए कि इसको अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद मजबूरन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें भी मूव करना पड़े। खासतौर पे सिंध में सबसे हालत ज़्यादा ख़राब लगती है क्योंकि यहाँ सबसे तेज़ी से फैल रहा है। तो जो NCOC जो है वो सारी हुकूमतों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये बताइएगा, वैक्सीनेशन ड्राइव को मज़ीद तेज़ करने के लिए, उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए अब क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, क्या किए जा रहे हैं? बात यह है कि पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन तो इस वक्त जारी है, लेकिन जो सबसे 2 बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि बहुत सारे लोग अभी समझते ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है और वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं। तो इस सिलसिले में मीडिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरा जो मसला है वो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी का है, मुहैया करने का है, क्योंकि दुनिया भर में डिमांड है। बहुत सारे ममालिक ने जितने वैक्सीन्स की ज़रूरत थी उससे 3-3, 4-4 गुना ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे कनाडा ने, बरतानिया ने, यूरोप के दूसरे ममालिक ने। तो जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, अफ्रीका के, एशिया के, वो जो हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि वो पैसे देने के बावजूद भी वैक्सीन्स की डिलीवरी नहीं मिल रही। तो ये एक तरफ ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया भर में अगर आप ग्राफ देखें तो ये बढ़ता जा रहा है तेज़ी से। मतलब इस साल देखें कितने लोग अफेक्टेड हैं इस जुलाई में, और पिछले साल जुलाई के मुकाबले में मुकाबला करें तो अब बहुत ज़्यादा लोग अब इसमें मुब्तला हो गए हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वैक्सीन से सिर्फ आप एक हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर अटैक करता है। उस शिद्दत से नहीं करता जिस शिद्दत से जब करेगा जब आपको वैक्सीन नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी अटैक करता है। आप बीमार होते हैं और फिर आप दूसरे लोगों को भी फैलाते हैं। तो कुछ ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में और दूसरी जगहों पे आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल खोल दिया है, SOPs को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ने की और तेज़ हो गई है। अच्छा, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतने फिर इसके नई शक्लें सामने आएंगी। से आप भी कह रहे हैं कि कई जगहों पर तो SOPs को ख़त्म कर दिया गया है, तो जिससे वजह से बढ़ रहा है। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी चौथी लहर जो है उसका जो है वो उसकी एक ट्रांसमिशन की केसेज जो है वो हाई होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या SOPs पे मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट जिनको करार दिया है वहाँ पर आप लोगों की जानिब से क्या लॉकडाउन की भी तजवीज़ दी गई है? जी, ये तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीटिंग्स होती हैं NCOC में, और उसमें देखा जाता है कहाँ पे ये है पाया जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, और उनको फिर वहाँ सील किया जाता है और कुछ अरसे तक सील रखा जाता है। तो कई हज़ार मकामात हैं जो कम्प्लीटली सील हुए हुए हैं इस वक्त भी, और बहुत से मकामात खोल दिए जाते हैं जब वहाँ पे जो रफ्तार है फैलने की वो कम हो जाती है। तो ये तो रेगुलरली सिलसिला जारी है, और ये बहुत कामयाब सूरत हाल रही है पाकिस्तान में, जिसको दुनिया भर में सराहा गया है। आप देखेंगे हमारा जो सेहत का निज़ाम है इतना कमज़ोर है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद रही है और हमारे कोशिश रही है हमारी हुकूमत की, तो बहुत सूरत हाल काबू में रही है ये अभी तक। तो ये जो है इसी पॉलिसी के ऊपर
हमें अपने आप को बरकरार ठीक रखना है। लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहरहाल मौजूद है, मीडिया अपनी कोशिश कर रहा है, हम बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, इंतज़ामिया की जानिब से भी काविशें की जा रही हैं, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी मौजूद है। इस हिचकिचाहट को ख़त्म करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, खुसूसी तौर पर क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी बात ये है कि वैक्सीन जो है ये जितनी भी हैं इस वक्त वो सब मुफीद हैं आपके लिए, और इसके बारे में कई हिदायत आ चुकी हैं NCOC की तरफ से कि आपको जो भी वैक्सीन लग रही है वो आप लगवा लें, क्योंकि इनका खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वैक्सीन्स का, और चाहे कोई भी वेरिएंट हो काफ़ी हद तक आपको शदीद बीमारी से और हॉस्पिटलाइजेशन से आपका बचाव हो जाता है इसके ज़रिए। तो इसके बारे में रेगुलरली हिदायत आती रहती हैं। लोगों को अक्सर ये होता है कि हम ये वाली लगवाएं या वो वाली वैक्सीन लगवाएं, तो इस पे नहीं सोचना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो है जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर न सिर्फ आप अपनी जान से खेल रहे हैं, बल्कि आप अगर ये वबा अपने घर लेकर आते हैं तो अपने बुजुर्गों की जानों से भी आप खेल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर वैक्सीन लग सकती है आपको तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, फौरी तौर पे लगवाएं और SOPs का सख्ती से उन पर अमल करें। ठीक है डॉक्टर ताऊर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि जी कि क्या अब होना भी चाहिए। हाँ, हेजिटेंसी को दूर करने के लिए हम सब अपनी काविशें कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें आ जाती हैं उनसे किसी तरह से दूरी रखना या उन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। लोग ऐसी खबर के ऊपर ऐसी यकीन कर लेते हैं, किसी ने भी लिख दिया और लोगों ने समझा कि हाँ तो ये बड़ी कोई अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से खबरें होती हैं और खबरें फैलती हैं उनको बगैर तस्दीक किए मतलब उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। पहले तस्दीक कर लें फिर उसके ऊपर अमल करें और कोई अपनी जो है ना राय हतमी तब कायम करें उसके तस्दीक के बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इकरा, हम कराची की ख़ास तौर पर बात करेंगे और हम सिंध की खुसूसी तौर पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भारतीय कोरोना किस्म डेल्टा है, ये वेरिएंट का जो फैलाव है ख़तरनाक हद तक जारी है। और कराची शहर की बात करें तो मुस्बत केसेस की शरह 24% के करीब है और कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें सब कुछ बंद करने के अहकाम। अच्छा, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी शाम पहले जिस तरह कहा था कि पहले शाम 6 बजे बंद होंगी, तो अब भी उन्होंने यही कहा है। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ जिसमें बड़े फैसले किए गए, जिसमें कहा गया कि जो करियाना, बेकरीज और फार्मेसीज़ हैं वो सिर्फ खुली रहेंगी, जबकि तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर बताइएगा, सूरत हाल जो है वो काफ़ी हमें वहाँ पर लग रही है कि ख़राब है, ख़ास तौर पे सिंध में, और बड़े शहरों की बात कर लें कराची और हैदराबाद के अंदर, अब क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ैसले मोरलेस कल आपने सुने होंगे हमारी जो टास्क फोर्स के डिसीशंस में। इस वक्त को पता है कि कराची में तकरीबन हम 25% और इस पॉजिटिविटी रेट है, और ज़ाहिर है ये आप सबको पता है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में जो है वो डोमिनेंट है, तो वो कराची के अंदर भी उसी तरह से डोमिनेंट है। उसकी वजह से, और फिर जो मैंने कल भी एक डेटा शेयर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि हमारे पास इस वक्त अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं प्लस 80% टू 87% टू बी वेरी प्रिसाइज। जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो सारे अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। तो एक तो ईद की वजह से जो एक्टिविटीज़ थी, सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रही। ज़ाहिर है लोगों ने कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर निकले और शॉपिंग के एरिया से भी बाहर निकले। और फिर ज़ाहिर हमारे ये जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट, आप ये सोचें कि हमारे पास कल हमने डेटा एक्यूमुलेट किया है, तो देयर आर अबाउट 37 to 38% वो लोग इन्फेक्ट होके आए हैं जो प्राइवेट गैदरिंग्स या फैमिली गैदरिंग्स या घरों के अंदर जिस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से इन्फेक्ट होके आए, और इतनी परसेंटेज जो है वो शादी हालों से आई है। और 17-18% वो लोग हैं जो जिन्होंने बताया कि हम शॉपिंग मॉल्स में गए थे और वहाँ से हमें शक है कि हम इन्फेक्ट हो गया है। और फिर कुछ नंबर ऐसा भी है जो लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं OPD के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी रिश्तेदार को देखने जाते हैं, तो विच मीन्स के दीज मास गैदरिंग्स दे आर कॉजिंग द स्प्रेड।
तो अब उसको हमने मैनेज करने के लिए हमने दोबारा से फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने जब ये पिछली दफ़ा भी जब खोला था तो हमारी जो ट्रेड एसोसिएशन है या शादी हालों वाले हैं या कैटरर्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप नंबर 1 आप SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं और वैक्सीनेटेड अपने स्टाफ को वैक्सीन करवाएं और फिर कोशिश करें कि वो लोग इंटर हों जिनके पास वैक्सीन कार्ड हो। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही और लोगों ने उसको वायलेट किया, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम थोड़ा सा सख्ती की तरफ जाएं। एक अब हमने शॉपिंग मॉल्स या शॉप्स हैं उसके लिए हमने टाइम मुकर्रर कर दिया है। नंबर दूसरा हम जो है सेफ डेज को 1 दिन बढ़ा दिया है। हमने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को 10 दिन के लिए हमने नेक्स्ट रिव्यू तक हमने उनको बंद रखा है। ठीक है। शादी हाल पे मुस्तकिल पाबंदी। अच्छा, ये तो वो है जो कि आप अब सख्ती कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी कहा है कि जो आपने ट्वीट भी किया कि बहुत सारे जो केसेस अब आपके पास आ रहे हैं या जो भी रिपोर्ट हो रहे हैं वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची में डेल्टा के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही कहा। और ये जो वैक्सीन डिनायल है लोगों में या वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम जो कराची शहर के अंदर ये अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम PTA को लिखें या जो कि या NCOC के थ्रू कि जी आप अब इनकी सिम ब्लॉक कर दें जब तक ये लोग अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाते। तो हमने एक लेटर लिखा है कल NCOC को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जो है वो इनकी सिम पे मैसेज भेजें 10-15 दिन तक अगर वो वैक्सीन कार्ड अपना शो नहीं करता, क्योंकि ये सारा इंटरलिंक्ड है ना, दादरा के साथ भी लिंक है और ये सारा कुछ। तो जब तक हम किसी न किसी सख्ती पे जाएं। अब इस वक्त हमारे पास देखें, आप जितना आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे जितनी आप म्यूटेशंस बढ़ती जाएंगी। और आप ये भी मैं आपको डेटा शेयर करता चलूँ कि डेल्टा वेरिएंट के अलावा हमारे पास वो केसेस भी हैं जिस वेरिएंट का अभी दुनिया में नाम नहीं है। इसका मतलब है कि समवेयर कोई हमारे अंदर भी किसी किस्म की कोई म्यूटेशन डेवलप हो गई है। सो व्हिच मीन्स कि हमने बहुत प्रिकॉशनरी अब बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करेंगे तो तब जाकर हमारी इस पेंडेमिक से जान छुड़ेगी। और उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। फिर आपको पता है कि हर शख्स को हम 1.5-2 सालों से आप के मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप सब लोगों ने, हम सब ने एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो है ना वो हमने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि आप प्लीज मास्क तो पहन लेना। एक 10 रुपए का यकीन करें। बिल्कुल, आप दुरुस्त करें। कासिम सुमरा साहब, आप सिम कार्ड की बात कर रहे हैं, उस हवाले से जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया वो आपने हमारे साथ शेयर भी किया। सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी एक फैसला लिया गया, वो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। क्या अगले महीने की तनख्वाहें नहीं आ रही होंगी? बिल्कुल, हमने ये रिक्वेस्ट की थी फाइनेंस डिपार्टमेंट और जो हमारा ऑडिटर जनरल के जो ऑफिस है उनसे कि अब हमारे साथ शेयर करें कि किन लोगों ने जो है वो वैक्सीन नहीं करवाया। तो हम उनकी तनख्वाहें अब पिछले दिनों क्योंकि ईद थी तो हमने एडवांस सैलरीज कर दी थी, लेकिन जो नेक्स्ट है कि हमने अब उसके बाद जितनी भी अकाउंट्स में फिर हम आगे चल के दूसरा ऑप्शन ये भी सोच रहे हैं कि जैसे जो ट्रेडर्स हैं या उस किस्म के, हम उनको लिंक कर दें अपने उनके अकाउंट्स के साथ ताकि जो वैक्सीनेटेड हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करें, जो ना हो वो ना करें। तो ये दिस इज़ वेयर वी आर थिंकिंग। अब इस पर तो कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन हम इस पर सोच रहे हैं कि हम इस किस्म की, क्योंकि जब तक हम वॉलंटियर रिक्वेस्ट आप के थ्रू हम भी दे रहे हैं, आप अपने तौर पर भी एक अपना फर्ज समझ के जितना मीडिया रोल प्ले कर रहा हो, सारा होने के बावजूद, सारा कुछ समझाने के बावजूद, सारे रिजल्ट एनालिसिस सब होने के बावजूद भी हम अभी तक यहाँ खड़े हैं कि जी लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन से ये हो जाएगा। हमने अब कल मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था, वो कह रहे हैं जी अब 2 साल के बाद ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हमने कहा इस दुनिया के 7 अरब लोग अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगने के बाद 2 साल के बाद जो है वो अगर कोई जो आप कह रहे हैं अगर ये सच भी है तो तुम अकेले रह के क्या करोगे? तो ये तो कहने का मकसद ये है कि अब 7 अरब लोगों को वैक्सीन लग रही है तो हम सब ने मिलकर अपना रोल प्ले करना और उससे जो हमारी ओवरऑल हर जो हमारा ये ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, जो हमारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कासिम सुमरा साहब। ये बता दीजिएगा, क्या हम एक और लॉकडाउन के जाने बढ़ रहे हैं? सर देखें, हम सूरत हाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हर रोज हम हॉस्पिटलाइजेशन, अब देखें, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि कल हमारा डिसीजन हुआ है कि अगले हमें 7 दिनों में हमें कुछ 400-500 HDUs के बेड कराची में बढ़ा रहे हैं।
और तकरीबन कोई 100 के करीब हम वेंटिलेटर्स के बेड भी बढ़ा रहे हैं, जस्ट इन केस कि खुदा ना खास्ता हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए। तो जब अगर ये सूरत हाल इस तरह से बढ़ती है और ये हमारी सैचुरेशन और फ्लडिंग हो जाती है हमारे हॉस्पिटल्स को, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम लोगों को बिल्कुल उसकी मूवमेंट को जो है ना वो बिल्कुल कर्टेल कर दें। सो देयर आर दीज ऑल थिंग्स आर रिव्यूइंग अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। तो हम उसमें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हम फिर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को दोबारा हमारी टास्क फोर्स दोबारा बैठेगी, तो फिर हम उस पर फर्दर रिव्यू करेंगे और उस सूरत हाल को दोबारा से जो है वो मॉनिटर करेंगे। सो टिल देन हमारी रिक्वेस्ट है लोग अब आए, वैक्सीन सेंटर सारे खुले हुए हैं। ये ईद के दिनों में भी हमारा वैक्सीन स्टाफ वाज देयर, हम सब लोग फील्ड में थे, हम सब लोग रिक्वेस्ट है आप आए, इन चीजों पे ना जाएं कि जी कल को हमारी जो है ना वो किसी सख्ती की तरफ जाने से पहले वैक्सीन लगवाएं आके लोग। कासिम सुमरो, शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि कम से कम वैक्सीन आप जाके लगवाएं और SOPs पर अमल दरामद करें। हमारे पास और कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, जिस तरह से कहा गया था आप लोगों को पहले बार बार अलर्ट, जिस तरह कोविड से हम कहते हैं कि एहतियात करें, आप लोग एहतियात नहीं करते तो केसेस में इजाफा होता है। इसी तरह हमने कहा था कि ईद पर भी आपने हाथ को अपने कंट्रोल रख के खाना खाना है, लेकिन ईद के दिनों में अफसोस की बात है कि खाने से हाथ ना रोकना शहरियों को महंगा पड़ गया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों मरीज जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। हाँ जी, आफ्टर ईद इफेक्ट्स अगर हम इनको कहें ना तो ये गलत नहीं होगा। लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में मैदे की तकालीफ, मतलब डायरिया हो, 18,000 से ज़ायद मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया। म्यू अस्पताल हो, सर्विसेज हो, जिना हो, गंगाराम या जनरल अस्पताल, इधर सबसे ज़्यादा मरीज रिपोर्ट है। अच्छा, अस्पतालों की जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक कहा जा रहा है ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो अंतड़ियों में इन्फेक्शन, मैदे की जलन, अल्सर और फूड पॉइजनिंग में मुब्तला है। और बीमारियों की बड़ी वजह क्या है? कुर्बानी का गोश्त। हाँ, एक तो जल्दी पका लेना ये भी है और मुख्तलिफ ज़्यादा ओवर ईटिंग है उस वजह से। और पेशावर में अगर हम देखें ईद उल अज़हा पर गोश्त ज़्यादा खाने पर मैदे और पेट दर्द की जो शिकायत हैं उसके बाद 7,000 से ज़ायद मरीज़ अस्पतालों में लाए गए हैं। और तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खाने में बेहतियाती, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए जानलेवा ये जो है ना चीज़ें साबित हो सकती थी और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा किया गया है तो उसके ये रिजल्ट सामने आए कि लोगों को अस्पतालों का रुख करना पड़ा। बहुत ज़्यादा खाने से लोगों को डायरिया, गैस्ट्रो और इन तमाम चीज़ों से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक्स का भी जो है वो कह रहे हैं कि सबब बनती है चीज़ें। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कहा जा रहा है गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी भी फ्रिज जो है वो भरी होंगी और उसके अंदर आज भी कुछ प्लान हो रहा होगा। अब आगे से मतलब वीकेंड आ गया तो अभी भी प्लान्स चल रहे होंगे, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करनी है। अस्पतालों पे कितना प्रेशर पड़ा और हर साल ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, फिर भी ये हमारा रवैया तब्दील नहीं हो रहा होता। हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ाम, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जब भी हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं, मतलब कुर्बानी की ईद की बात कर रहे होते हैं, तो फिर दूसरे रोज से ये मामला शुरू हो जाता है, कितना प्रेशर पड़ जाता है अस्पतालों के ऊपर। इस साल आप लोगों ने क्या देखा है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये चीज के इट इज नॉट ओनली अबाउट के बड़ी ईद या ईद उल अज़हा के ऊपर ही ऐसा देखने में आता है। हाँ, एक टेंडेंसी जरा बढ़ जाती है। द रीजन बीइंग के जो गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने के साथ उसको हजम होने के लिए वक्त चाहिए होता है, इस वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेशर जरा बढ़ जाता है। ये छोटी ईद पे भी ऐसे ही होता है। जब भी मतलब एक खास हमारे यहाँ एक मिजाज है, और शादी ब्याह पे भी आप देखते हैं कि लोगों के रवैये कैसे हैं, और अल्लाह के फजल से यही मिलता है कि ये इनका आखिरी खाना है और इसके बाद तो पता नहीं पाबंदी लग जाएगी। तो ये जो देखने के साथ चीज आती है कि ईद उल अज़हा के ऊपर जो प्रेजेंट ही देखने में आया है, उसमें ये देखा गया कि लाहौर के अंदर, जैसा कि आपने फरमाया कि कोई 18,000 के करीब मरीज जो थे उनको देखा गया, और हर हॉस्पिटल के अंदर। और इसमें जो है ओवर ईटिंग इज बेसिकली जो इसका मसला था, बदहजमी जो थी वो मैं समझता हूँ। बाकी तो सर्टेन इसके आउटकम है, अगर कोई मतलब गाउट का मरीज है, गंठिया का,
उसने गोश्त कलेजियाँ खाई तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ गया। वो कि हम समझते हैं कि ये जो ग़िज़ा होती है ये 15 से 25% तक वहाँ पे इफेक्ट करती है किसी बीमारी को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें जो ज्यादा थी वो हमारे साथ मैदे के अमराज थे। ओवर ईटिंग के साथ उनको उल्टी हुई, कै हुई, हजम नहीं हुआ, अंदर वो कहते हैं जी गैस बननी शुरू होगी, जो आपने फरमाया आंतड़ियों के मसाइल वो आ गए। ब्लड प्रेशर के जो मरीज थे जब गोश्त ज्यादा खाएंगे, एक हमारे यहाँ बड़ा बदकिस्मती से ये देखा जाता है जी फलां चीज हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है, हाँ मतलब इतनी बोतलें पी लें, इतना नींबू का साथ डाल के पी लीजिएगा या मतलब चूरन खा लीजिएगा तो आपकी चीजें। अब न जाने क्यों हमारे यहाँ एक ये है कि वो चीज खा के उसको हजम करना है, लेकिन हमने ये बड़ी मतलब एक समझना है कि खाना मैंने तुन के ही है कि खाना बहुत ज्यादा है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ होता है। और आपने देखा होगा कि जब ईद से पहले भी हमारे दोस्त अहबाब मुआलिजीन जो भी डॉक्टर्स हजरात थे या हकीम हजरात थे वो कह रहे थे कि आप खाएं। एक तो जाहिर है कि म्याना रवि आपको दुरुस्त है, वो करना चाहिए। ईद है, यकीनन आप ज्यादा खाते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने जो गुजारिश की थी वो ये था कि आप इसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने आप को देखें। वैसे तो नॉर्मली खाना ही उतना चाहिए जितना इंसान हजम कर ले, लेकिन अगर ज्यादा भी खाते तो उसमें काइंडली जरा सब्जियों का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके मैदे को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो ये सूरत हाल है। वेरी अनफॉर्चुनेटली इट इज देयर। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बर्डन वहाँ पे बढ़ा है और रीजनेबली बर्डन बढ़ा है। और वो जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ऐसे ही हमारी तो खैर से ईद का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता ही नहीं है। आपने ये भी कहा ना कि 18,000 के करीब जो है वो पेशेंट्स जो है रिपोर्ट हुए हैं और न्यूज़ में भी यही चल रहा है। पर ये जो पेशेंट्स हैं क्या ये हेल्दी पर्सन है जिनके जो मसाइल ये तमाम के साथ आप पास आए हैं, या फिर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री पहले ही ऐसी है कि जिनको कोई मसाइल है, कोई बीमारियाँ पहले भी मौजूद थी? देखिए इसमें ऐसा मेरा कहना तो भी गालिबन मुश्किल होगा टू आइडेंटिफाइंग देम। ये तो भी 2-4 रोज के अंदर जब सारा इसका डाटा एनालिसिस किया जाएगा तो फिर उसके साथ पता चलेगा कि कितने लोग ऑलरेडी मतलब दे वर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, हाउ मेनी ऑफ द पीपल दे वर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, या मतलब इसकी मैदे और आंतड़ियों की बीमारियों से ऑलरेडी गुजर रहे थे, गाउट के कितने पेशेंट्स थे उसके साथ। ये दैट विल टेक सम टाइम कि जिसके साथ ये एनालिसिस होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ओवरऑल जो बर्डन कम था या एक स्टैंडर्ड के साथ चल रहा उसके अंदर बहुत ज्यादा ये बढ़ावा आया था। एंड इट इज अबाउट जो आपने फरमाया कि 18,000 के करीब लाहौर के अंदर है। लाहौर मतलब एक कंजस्टेड अब शहर बन गया कराची की तरह। आई एम श्योर कि अगर कराची के अंदर भी आप पता करेंगे तो कराची में भी इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। द रीजन बीइंग वहां तो फिर गाय का बड़ा रिवाज है, मतलब लाहौर में तो गाय ऊँट का कम है, बकरे ज्यादा किए जाते हैं। लेकिन कराची के अंदर वहाँ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो तो गाय का ज्यादा करते हैं, तो गाय के साथ सर्टनली के बड़े गोश्त के साथ उनका इतना हाजमा तेज नहीं हो सकता कि लाहौर का नहीं हो, कराची वाला अच्छा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जब इस तरह की खबर सामने आती है, हम लोग भी खबर दे रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, डॉक्टर हजरात भी बता रहे होते हैं, तो इसको मिजाह के तौर पर ज़रा बड़ी ईद पर लिया जा रहा होता है कि यार फलां ने भी इतना खा लिया कि उसको अस्पताल जाना पड़ गया। मतलब इसको मिजाह के तौर पर हम ले रहे होते हैं, लेकिन ये कितना संजीदा मसला हो सकता है और कितने केसेस हैं जो वाकई सीरियस हो जाते हैं ओवर ईटिंग की वजह से जो अस्पतालों में आ रहे होते हैं, ये भी बताइएगा। देखिए मेरे दोस्त, ये मैं समझता हूँ कि हर चीज जो कि आपको हॉस्पिटल की तरफ रास्ता दिखाए वो संजीदा मसला है। दिस कैन नॉट बी सिंपल। मुझे मतलब कोई 35-40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मतलब एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो मुझे आज तक कोई मरीज या कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि डॉक्टर साहब हम गुजरे तो हमने कहा कि अपना चेकअप ही करवा लें। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जब कोई प्रॉब्लम आता है देन वी विजिट द हॉस्पिटल, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ती हैं। इसके साथ ENT वाले जो हमारे दोस्त हैं उनके मतलब ऑपरेशन थिएटर्स खुल जाते हैं कि जी गले में हड्डी फंस गई, आगे जाके मसाइल हो गए। तो ये दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड, और मसाइल की शक्ल ही होती है तो इंसान हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तो इस किस्म की आइडेंटिफिकेशन, हाँ अगर आपका ये ताल्लुक है जितना खाने से लोग कोई मर गए या मतलब नाउज़ुबिल्लाह ऐसी चीज हुई, तो ये मेरा ख्याल है कि अभी कम से कम मेरे पास ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है कि जिसके साथ मैं कह सकूं। ठीक है डॉक्टर शेर निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और हर साल की तरह हमने यही मामला देखा है कि इस साल भी जो केसेस हैं वो रेफर हुए हैं अस्पतालों को और लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा है। चलें, ये तो जो हो गया सो हो गया, वो वाला मामला है। हमने खैर पहले भी आपको बताया था, ईद से 2-3 रोज़ पहले हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को बताएं, ईद के रोज़ भी हम आपको बता रहे थे। अब क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है कि अब हम क्या करेंगे, अपनी डाइट को बेहतर कर लिए हम लोगों ने, तो अब क्या करना चाहिए? अब ये ना हो कि अभी भी हमने मजीद यही फैसला किया कि जी कि अभी तो हम 15 दिन मजीद सिर्फ गोश्त ही खाते रहेंगे, कि जो लोग अभी
बेहतर हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो अपनी सेहत ख़राब कर लें और खुदा न खास्ता वो भी अस्पतालों का रुख कर रहे हो। तो अभी की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, इकरा ये भी हम माहिर ग़िज़ाइयत से जान लेते हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आयशा। बस जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गोश्त खाने से अब सिचुएशन जो ख़राब हो गई, इस हद तक ख़राब हो गई कि लोग जो हॉस्पिटल पहुँच गए, आगे की रूटीन हमें क्या रखनी चाहिए, किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों को एडिशन उनका ज़्यादा करना चाहिए, खाने में क्या करना चाहिए हम लोग? हम लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह से भी हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दालों और सब्जियों को ऐड हम कर लें, ताकि हमारी डाइजेशन भी बहुत बेहतरीन हो और हम कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार ना हो और बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम होती है या इंडाइजेशन क्या जिसको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है, उसका हम शिकार ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अब हमें तब्दीली लानी क्या है? मतलब हमने तो गोश्त खा के अभी भी हमने आज सोच रखा है कि दोपहर को ये पकेगा, रात को ये पकेगा और कल इतवार है, कल को हमने पाए की तरफ भी जाना है। ये सारे फैसले हमने पहले ही कर लिए हैं, अपनी सेहत को हमने अभी तो सोचा ही नहीं है। अब क्या तब्दीली लानी है, वो थोड़ी सी हमें डाइट बता दीजिए। तब्दीली हमें ये लानी है कि जब भी हम गोश्त खाने बैठे, एक तो पानी का इस्तेमाल हम खाना खाने से पहले कर लेंगे, हम बहुत अच्छी तब्दीली कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी तब्दीली ये है कि साथ में हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लें। प्रोबायोटिक्स में आ जाते हैं दही और रायता। इसके अंदर इतने ज़बरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि जब हम खाना खाने बैठेंगे तो इसके जो एंजाइम्स होंगे वो खाने की डाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। साथ में हम सैलेड्स को ज़रूर रख लें, तो उससे ये होगा कि हमें सिर्फ गोश्त के साथ साथ जो सब्जियां हमारे अंदर जाएंगी, जो प्रोबायोटिक्स हमारे अंदर जाएंगे, जो पानी हमारे अंदर जाएंगे, तो एक थोड़ी सी कॉम्बिनेशन चली जाएगी। तो हमारा जो फोकस बिल्कुल एक गोश्त से है वो थोड़ा सा हट जाएगा। वरना हम बिल्कुल गोश्त पे अगर चले जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रोटीन लेना हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकता है और उसके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर एक तासुर है कि जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के हैं वो ऊँट का गोश्त या गाय का गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह काफ़ी। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? गोश्त जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर में तजावज़ हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अगर वो इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बड़े का गोश्त या उनका गोश्त। लेकिन अगर 1 आउंस के करीब वो गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि वो जो गोश्त इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा नमक एडेड ना हो, तो भी वो ठीक रहता है और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करने से ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं उस गोश्त के अंदर से जिससे उनके हाइपरटेंशन या के ब्लड प्रेशर के अंदर वैल्यूज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। हमेशा ऐसी डाइट जिसमें सोडियम कम हो और पोटेशियम ज़्यादा हो वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने प्रोटीन्स का जिक्र किया कि प्रोटीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आम तासुर ये है कि देखिए मैं नान तो साथ नहीं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मैं तो सिर्फ गोश्त खा रही हूँ। बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि जी कि सिर्फ हम मलाई बोटी खा रहे हैं, सिर्फ कबाब खा रहे हैं, तो जितना मर्जी खा लें कुछ नहीं होता। ये जितना मर्जी खा लें कुछ नहीं होता, ये कितना गलत तासुर है? जितना मर्जी खा लें ये एक बिल्कुल गलत तासुर है। हमारी एक प्रॉपर प्लेट बनती है जिसमें हमने पोषण कंट्रोल के साथ लेना होता है। ये जो हम प्रोटीन खाते हैं इसके साथ चर्बी भी शामिल होती है और उस चर्बी से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और आप ये देखिए कि इस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने से साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से बहुत पेशेंट्स आते हैं। जिन लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल बहुत किया है उनके BMI जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 30+ होते हैं। जिन्होंने गोश्त का इस्तेमाल कम किया उनके 28 होते हैं। जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं उनके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसी तरह डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। HbA1c अगर हम इन लेते हैं तो 7+ होता है। HbA1c जिन लोगों के गोश्त इस्तेमाल नहीं किया उन डायबिटीज वालों का 6 के दौरान होता है और जो लोग बिल्कुल नॉर्मल डायबिटिक होते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका HbA1c और बहुत ज्यादा कम होता है। तो आप देखें कि इतना फर्क होता है गोश्त का ताल्लुक आपकी जिंदगी HbA1c BMI के ऊपर कितना असर डाल रहा है। तो प्रोटीन्स को भी एक हद तक लेने को कहा गया, यानी कि जो आपकी प्लेट बने उसमें 1 पोर्शन प्रोटीन का हो, 1 कार्बोहाइड्रेट का हो, 1 फैट का हो, विटामिन और मिनरल का हो। हम जो है वो पूरे अगर प्रोटीन से भर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम जितनी भी हमारे ये पोषण के साथ हमने चीजें लेनी है वो तो हमने एक ही चीज से अपनी सारी प्लेट भर दी तो उसके नुकसान हमें होंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बनी और आप हमें बता रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो माओं से ये गुजारिश है ख़ास तौर पे कि जी कि आज थोड़ा सा सब्ज़ी जो है ना उसका सालन भी बना के दस्तरखान पर रख दें।
ताकि कोई थोड़ी बहुत तो कोशिश दाल करे कि सब्जी हम डाल दे, मेरा ख्याल है तो बेहतर होगा वो, क्योंकि अगर गोश्त 3 दिन आप गोश्त खाते रहे तो वो जो है वो सूरत हाल आपके सामने ही है कि हॉस्पिटल में पहुंच के और आप खुद भी बीमार हो रहे हैं। अच्छा, जैसे तो एहतियात करें। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, बात बिल्कुल ठीक है, इतना खा लेंगे फिर कहेंगे जी कि क्या है, कुछ पेट दवाइयाँ घरों के अंदर होती हैं ना कि जी कि उसके बाद वो आजमे के लिए खा लेंगे या फिर पक्की खा लेंगे कि नहीं ये हजम हो जाएगा। भाई तुम पहले ही कम खा लो। खैर हम आगे बढ़ेंगे। कल बड़ा अहम मुकाबला दिन होने वाला है। बिल्कुल बड़ा अहम दिन होगा कल। आज़ाद कश्मीर के तख्त का फैसला होगा कि जी कौन बनेगा उसके तख्त का सुल्तान, और बल्ला घूमेगा, शेर धाड़ेगा या फिर तीर चलेगा, ये फैसला अब कल हो जाएगा। अच्छा, इंतखाबी मुहिम जो है वो तो गुज़श्ता रोज़ रात 12 बजे के बाद रोक दी गई, मतलब कि वो वक्त पूरा हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो जोशीले खिताब किए हैं, वो दौरा किया, कोटली में थे और उन्होंने खिलाड़ियों का लहू गरमाया। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत एक और रेफरेंडम कराएगी जिसमें कश्मीरी फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है वो पहले आपको सुना दें। आजकल तो बड़ी फौज की तारीफें हो रही हैं। वो बरकत दत्त बहुत बड़ी सहाफ़ी है हिंदुस्तान की, वो अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस थी तो जनाब नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग की नरेंद्र मोदी से। उस मीटिंग में कहती है वो बरकत दत्त कि नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग इसलिए की कि अपनी फौज से, पाकिस्तानी फौज से डरा हुआ था। मिन्नतें करके शादी पे बुलाए हैं कि मोदी साहब मेरे घर आ जाओ, बड़ी रौनक होगी आपके आने से। वो पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। हर जगह दुनिया में जिधर वो जाता था कहता था पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करते हुए सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसाए और उन्होंने कहा है कि ये दावा किया कि 25 जुलाई को सिर्फ तीर ही चलेगा। उनका दावा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बात करते आ रहे हैं, हमारा स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आया है और हमारा फलसफा ये है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। इस तरीके से इस कठपुतली ने बनी गाला की डिक्टेशन पे कश्मीर चलाने की कोशिश की तो कश्मीर को उसको तारीखी नुकसान पहुंचाया गया। किस तरीके से राइवल की डिक्टेशन पे कश्मीर को चलाने की कोशिश की और कश्मीर को और आजाद कश्मीर के अवाम को नुकसान को सहना पड़ा। जी, इंतखाबी मुहिम का वक्त तो ख़त्म हो गया। इंतखाबी मुहिम कैसी रही है, कैसा जोशो खरोश वहाँ पर देखा जा रहा है, जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद आसिफ वहाँ पर मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में। मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने कवर किया सारी सिचुएशन को, कैसा जोशो वलवला देखा आपने इंतखाबी जलसों के अंदर ख़ास तौर पर? अब तो कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका है। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमज़ा, हम बात करते हैं कोटली के हवाले से जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो जनरल नशिस्त के इंतखाब होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, यहाँ पर हर पार्टी की जानिब से अपने अपने जो लीडर हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जलसे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं आवाम से कि जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनको उनका हक ज़रूर दिया जाएगा। अब देखें 24 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है इंतखाबात का अमल जो शुरू होने में। कल सुबह 8 बजे जो पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कल इसी तरह जो कोटली का हल्का LA-10 है, यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान आए, उन्होंने यहाँ पर जो एक बड़ा जलसा किया। जलसे के बाद यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो जो कोटली की शहर की आवाम है वो खासी मुतमईन नज़र आ रही है कि इमरान खान ने जो आवाम से वादे किए हैं, आवाम के साथ जो मुलाकात की है, उसके बाद जो यहाँ के वोटर है वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने बड़े अरसे बाद मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, आप हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ादी के इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सईद काजी साहब, क्या कश्मीर इंतखाबात में एक बार फिर क्या देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत वाली जमात ही के जितने भी इम्कानात हैं जैसे कि हिस्ट्री में होता है? रवायत तो ये रही है, अब इसमें तब्दीली आती है या नहीं आती है तो अब चंद दिनों में देखने की बात है। लेकिन मैं इत्तेफाक से सुन नहीं सका जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट्स बता रहे थे वो। लेकिन सवाल ये है कि देखें कश्मीर की जितनी कैंपेन हुई है
इस कैंपेन में क्या उस आम कश्मीरी के इश्यूज को आपने टेकअप किया है? मैं आपको 2-3 फिगर देता हूँ जी कि जो हमारा ये नॉर्दर्न एरिया है ये स्विट्जरलैंड से 2 गुना बड़ा है या उसका 2 गुना है। और हम जो टूरिज्म से कमाते हैं, मैं सुबह फिगर देख रहा था साहब के प्रोग्राम के लिए, $948 बिलियन हमने कमाया 2019 में, और स्विट्जरलैंड ने $47 बिलियन कमाया जी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ के इश्यूज देखें, एक सर्वे 2010 में हुआ था और ये दोनों कश्मीर, ये BBC ने करवाया था और BBC में छपा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के लोग 3700 लोगों से सवालात पूछे गए। जो सबसे बड़ा मसला इंडिया में उन्होंने कहा, 87% लोगों ने कहा कि हमारा सबसे बड़ी तशवीश वो बेरोजगारी है। 66% लोगों ने पाकिस्तानी कश्मीर में कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। अब सवाल ये है कि 2005 के ज़लज़ले के बाद जो मुशर्रफ के दौर में आया, ये तीसरी चौथी हुकूमत आने वाली है ये जमहूरी, तो क्या किया आपने उनके लिए? अगर आपने इलेक्शन को एक जरिया बनाना है, अपने निजी इमलाक जो आपने गलत या सही तरीके से बनाई हैं, बुनियादी तौर पर इलेक्शन क्या रह गया? और मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं ये इलेक्शन क्या बदलाव लाने वाला है आम गरीब कश्मीरी की जिंदगी में, या इवन यहाँ के जो इधर बाकी जो हिस्से हैं पाकिस्तान के? तो व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम दिस कैंपेन जो हम पिछले 3 अदवार से देख रहे हैं, जो 5-5 साल के हमें जमहूरी दौर मिले हैं, कि जो रियल हार्ड कोर इशू है लोगों के, अगर आप यहाँ का पोटेंशियल देखें, सिर्फ 60,000 मेगावाट बिजली आप यहाँ के जराये से पैदा कर सकते हैं। वहाँ 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही होती है। इसमें किसी ने बात की है? कश्मीर बेच दिया, कश्मीर खरीद लिया। वो खरीद तो आपने अपने फ्लैट लिए हैं और असासे बनाए हुए हैं हर कॉन्टिनेंट में। इधर खरीदने बेचने की जालसाजी करके, पॉइंट स्कोरिंग करके, जो रियल 2005 में ज़लज़ला आया था, हमसे वादा किया था कि प्री फैब्रिकेटेड होम्स बनेंगे, और वो कहाँ है वो प्री फैब्रिकेटेड होम? उस वक्त परवेज मुशर्रफ के दौर था, उसका ऑडिट करवाएं, उस पैसे का जो आया था वो किधर गया? दीज आर दी रियल हार्ड कोर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के, तमाम बाकी सूबों के भी और आजाद कश्मीर के हमारे भाइयों के भी। इसमें कोई बात नहीं, कोई बात है इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लें आप, यानी ये गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है। यहाँ हम कम से कम $100 बिलियन यहाँ से कमा सकते हैं। 60,000 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जा सकती है। ये IPPs के साथ साजबाज करके तो बिजली पैदा नहीं होने देते, क्योंकि बीच में बैठ के खुद खाते हैं। तो दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई एम सॉरी टू से। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जमहूरियत लफ्ज जमहूर से निकला है। जमहूर का मतलब होता है अवाम। अवाम का कोई बंदा पार्लियामेंट में अंदर घुस सकता है? कोई आम आदमी जा सकता है वहां पे? जो कंडीशंस हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं जो आनी चाहिए, ये मिसिंग है। वो A जीत जाए, B जीत जाए, C जीत जाए, उसमें क्या लेना देना मेरा, जब मेरा वहां पे कोई इशू डिस्कस ही नहीं होना? मुझे बताएं। अब वहाँ कल आपके शो में और ये सब कह रहे थे कि बिरादरियों में फिर बिरादरीज़म आ गया, फिर जो है वो, तो ये इश्यूज हैं जिनको कोई नहीं लेके आ रहा। कल फिर ट्रांसमिशन चलेंगी, हम टीवी पे फिर बैठेंगे। आवाम के इश्यूज को तो देखा ही नहीं जा रहा। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से सर आप बात कर रहे थे। और बाकी ऐसी बात है कि जो भी जा रहा है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इल्ज़ाम भी किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं कि उनकी हुब्बुल वतनी जो है उस पर क्वेश्चन उठाया जाता है। पता नहीं इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो मजीद चलती हैं या नहीं चलती, आने वाले इलेक्शन में हम देखेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे सिंध सरकार ईद उल अज़हा पर भी हमें सोई हुई नज़र आई है। कराची में ईद के बाद हस्बे मामूल आलाइशों और गंदगी का ढेर लग गया और सूबाई वज़ीर बिल्कुल गायब है। अच्छा, वो तो गायब रही हैं, मकामी इंतज़ामिया भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जानवरों की आलाइशें और बाक़यात ताहाल उठाई ही नहीं जा सकी, और आलाइशों और कुर्बानी के जानवरों की बाक़यात से ताफून उठने लगा। अच्छा, कराची के इलाकों की बात करें, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और 8 की बात करें, जिना कॉलेज, नाजिमाबाद, ईदगाह ग्राउंड की बात करें तो गंदगी के ढेर लग गए। जबकि लियाकताबाद 10 नंबर, गुलस्तान जौहर, गरीबाबाद, सखी हसन पर आलाइशों का अंबार लगा रहा और मुख्तलिफ पार्क्स के बाहर गंदगी के पहाड़ बन गए। अच्छा, शहरियों की जानिब से आलाइशें फेंकने का जो सिलसिला है वो ईद के 3 दिन तक जारी रहा, और सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड जो है, ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो मंजरनामे से गायब रहे इस तमाम सूरत हाल में। और जबकि शहर की सूरत हाल के हवाले से
कोई वजीर भी दौरे पर नहीं निकला। अच्छा, रिहायशी इलाकों की इकरा अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पर कुर्बानी के बाद चूने का छिड़काव और स्प्रे भी नहीं किया गया, और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में महज आलाइशों की कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे, मगर वहाँ से जानवरों की बाकियात मतलब जो हैं वो लैंडफिल जो साइट्स हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। अब ये सारी सूरत हाल है, आज हफ्ता है, चौथा रोज़ है, आज सूरत हाल क्या है कराची में हम जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शेर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ईद कैसी गुजरी? अगर हम गंदगी की ख़ास तौर पर बात करें, वहाँ पर आलाइशों का जिक्र करें, तो कराची वालों की ईद कैसी गुजरी? मेरे ख्याल से कराची वालों के हालात ईद के दिन एज यूजुअल जो पिछले 13 साल से हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। जो हालात हम पिछले 12-13 साल से देख रहे हैं वही हालात हमने आज भी देखे हैं। कुछ देर पहले भी हमारे MPSC ग्रुप के अंदर वो तस्वीर शेयर हुई थी जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि रोड पे, सड़कों पे, किनारों के ऊपर जो है वो आलाइशें पड़ी हुई हैं, वो गंदगी पड़ी हुई है। इस वक्त तो जरूरत थी कि शहर को आज के दिन से धोना शुरू करते, लेकिन अभी तो आलाइशें नहीं उठी हैं। अभी तो कहीं पे आपको सिरी पाए नजर आ रहे हैं पड़े हुए, कहीं पे आपको आलाइशें नजर आ रही हैं, कहीं पे आपको खून पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और मजे की बात, इस दफा हमने एक नई चीज देखी। अच्छा। वो नई चीज हमने ये देखी कि जो गाड़ियां आलाइशें उठाने वाली थी उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के झंडे भी लगे हुए थे। हमने कहा चलें जी, आप झंडे लगा के आलाइशें उठा लें, झंडे लगा के कचरा उठा लें, लेकिन हैरत की बात है कि झंडे लगा कर भी ये कचरा उठा नहीं सके। अब देखिए उसकी एक वजह जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के अंदर ना कोई भी कारोबार किया जाता है, हुकूमतें चलाई जाती हैं, डिपार्टमेंट चलाए जाते हैं, उसका एक सिस्टम बनाया जाता है। जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा और आपने हर चीज पे सियासत करनी होगी, आपने माल बनाना होगा, आपने नोट बनाने होंगे, अपने कमीशन लेने होंगे, तो आपकी नीयत के ऊपर शक हो जाता है। आपकी ईमानदारी जिस काम से खत्म हो जाती है वो काम कभी भी उसके अंदर ना बरकत आ सकती है ना ठीक तरीके से हो सकता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो आज तक करप्शन का गढ़ है, जहाँ पे दबाकर करप्शन होती है, जहाँ पे सियासी भर्तियां की गई हैं। सियासी भर्तियों का लेवल मैं आपको बताऊं, जो इंस्पेक्टर्स हैं जिनको भर्ती किया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी के कोई वार्ड का प्रेसिडेंट है, कोई यूसी का प्रेसिडेंट है। तो ये सियासी बुनियादों के ऊपर यहाँ पे जब नौकरियां दी जाएंगी तो आप समझते हैं कि वो जाके रोड पे, सड़कों पे काम करेंगे। उसके बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड होने के बावजूद इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सूबे सिंध के अंदर, खासतौर पे कराची में आलाइशें उठाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो गए। आज की तारीख तक पूरा शहर आपका साफ नहीं हो सका, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे वो ईस्ट हो, साउथ हो, इवन डिस्ट्रिक्ट मलिर जो कि इतना फैला हुआ है, वहां पर भी आप जाएंगे तो आपको यही हालात मिलेंगे। अच्छा सर, लेकिन ये नाकामी की वजह क्या है? क्यों नाकाम हो गए? क्यों ये शहर की जो सूरत हाल वो बेहतर नहीं बना सके? कहाँ पर आप देख रहे हैं कि कमियां रह गई थी जो कि इनको करना चाहिए था सिंध हुकूमत को, और अपोजिशन ने अपने तय क्या किया है? देखिए, मैंने आपको बड़े साफ अल्फाज में एक बात बताई कि सबसे पहली वजह करप्शन है। इदारों के अंदर इतनी करप्शन है कि आप तस्वुर नहीं कर सकती हैं। अच्छा, पहले तो करप्शन इनके बड़े करते थे, अब इन्होंने अपने छोटे से छोटे नुमाइंदों को भी करप्शन में लगा दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, वो भर्तियों का लेवल ये है कि जो पीपल्स पार्टी का जो यूसी का सदर है उसको इंस्पेक्टर बनाया हुआ है। अच्छा जी, जो वार्ड का इंचार्ज है उसको जो है वो नीचे उस पेपर लगाया हुआ है। मतलब इस बुनियाद के ऊपर नौकरियां दी जा रही हैं, इस बुनियाद के ऊपर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी का वर्कर हो। फिर वो जो सियासी वर्कर होता है वो ये काम नहीं कर सकता, वो काम ये करता ही नहीं है क्योंकि उसकी सोच सियासी, उसने कहाँ ये काम करना है। आपको थोड़ा प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, अपने सूबा चलाना है, ये आपकी अपना कोई जाती डिपार्टमेंट नहीं है, ये अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा। ये बात पीपल्स पार्टी नहीं समझती है। पीपल्स पार्टी समझती है सारा माल इनका है, इन्होंने कैसे खर्च करना है उनकी मर्जी है। कंप्लीट फेलियर है। देखिए, मसला ये नहीं कि आलाइशें नहीं उठी, चले उठ जाएंगी, 2 दिन 3 दिन के बाद उठ जाएंगी, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त सूबे भर के अंदर कितनी बीमारियां फैल रही हैं? आपके हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त जिना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, इतना कोविड आपका फैला हुआ है। अब कोविड के साथ साथ आपको और बीमारियां मिलेंगी। आप जानती हैं कि ऑलरेडी आपके घर में जो पीने का पानी आ रहा है वो कंटेमिनेटेड है, उसके अंदर गटर का गंदा पानी मिला हुआ है, उसके जरिए जो है बीमारियां हो रही है। ये तो एडिशनल हमारे सर के ऊपर मुसीबत आ गई है ना। मतलब हर क़यामत, हर मुसीबत सुबह सिंध में क्यों आती, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अल्लाह की दी हुई एक रहमत है, अल्लाह का दिया हुआ एक ये कुर्बानी का ये सिलसिला है जो
चलता हुआ आ रहा है, उसके अंदर भी हमारे लिए परेशानी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुर्बानी की ईद आ गई, अचानक से ऐसा हो गया, पता ही नहीं लगा। आपने कोई वैसे ऑपोजिशन ने उन्हें लाइटर नोट रब्ता करने की कोशिश की, मुर्तज़ा वहाब साहब से कोई रब्ता कर लिया जाता कि मुर्तज़ा वहाब साहब पहला पड़ाव है ये तो कर लीजिए बेहतर? नहीं सर, ये तो नालायक हैं, नालायकों को टोला है, सबसे ऊपर नालायक आला है। हमें तो पता है ना, 13 साल हो गए ना इनको, ये 1300 साल भी रहेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये 1300 साल तक इनका ये हाल है, क्योंकि देखिए इनका विजन नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये जो है कोई बेनज़ीर की जमात है या ये कोई भुट्टो साहब की जमात है, ये आसिफ अली जरदारी की जमात है। इनका विजन और इनका मिशन जो है वो माल बनाना है। इनका विजन लोगों की खिदमत करना थोड़ी है। इनका जिंदगी में कोई मिशन ये थोड़ी कि उन्होंने सूबे को बेहतर करना है। दादू की तस्वीरें आपने भी देखी, मैंने भी देखी, सोशल मीडिया पर मौजूद है। लोग जो है कचरे के बीच में बैठ के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं दादू के अंदर। अब आप मुझे बताएं, तो जहां से जरदारी जीत कर आए नवाब शाह से, वहां के हालात भी हमने बेहतर नहीं देखे। अच्छा, जहां से बिलावल जीत के लड़काने से, वहां भी लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही हैं। जहां से सूबे के वजीर आला जीत कर आए हैं दादू से, 7 से, वहां के भी हालात नहीं बेहतर हो रहे। हम कराची वाले क्या रोना रोएंगे? हम तो अल्लाह ताला ने हमें दिया इतना हम वक्त गुजार लेंगे, लेकिन मुझे तो ये रोना आता है कि जो हमारे जो सिंधी दोस्त, जो हमारे जानने वाले, हमारे सिंध के रहने वाले लोग जो अंदरूनी सिंध में रहते हैं, वो जिंदगी बहुत खराब जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है। आपको पता है वहाँ पे 70% पानी जो पीते हैं लोग, अकॉर्डिंग टू वाटर कमीशन, इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जिंदगी गुजारी जा रही है। ठीक है, लेकिन इस सारी सूरत में खुर्रमशेर जमान साहब एक बात तो क्लियर हो रही है कि ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, सिंध हुकूमत के कान पर जो है जूं भी नहीं रेंग रही, यानी कि ऑपोजिशन भी कोई प्रेशर नहीं बढ़ा पा रही हुकूमत के ऊपर। आपने इतना सही बताया ना कि हम चाहे कुछ भी कर लें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि मैंने वजीर आजम साहब से बहुत बार गुजारिश की है कि वजीर आजम साहब, ये जिस तरीके से पंजाब सूबा, केपी सूबा, बलूचिस्तान आपका है, गिलगित आपका है, इसी तरह सिंध भी आपका है। सिंध के लोग वजीर आजम साहब मैंने बताया कि सिसक रहे, रोजाना की बुनियाद पे जीते हैं, रोजाना मरते हैं। आप मुझे बताएं एक्सक्यूज मी, कि हैदराबाद के अंदर एक PMT फट जाती है, लोगों के जिस्म पे गर्म तेल लग जाता है, उनको कराची लेकर आया गया है उनका इलाज कराने। कैन यू बिलीव इट? 2.5 घंटे का सफर होगा, वो जलती हुई जिस्म जो है वो कराची लेकर आए हैं सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल भी आप जानते हैं किसका है? बर्न्स वार्ड। सिविल हॉस्पिटल बर्न्स वार्ड एक NGO का है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ सिविल, वो भी हुकूमत सिंध का नहीं है। तो मुझे आप बताएं, ये जुल्म है या नहीं है? अगर आपके और मेरे साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, ऐसा हो जाता कि हैदराबाद में हम जलते और हमें जलते हुए जिस्म को ये कराची लेकर आते, उसमें से भी 5 लोग इंतकाल कर गए। जो वहां पर हुआ, जिसके जरिए वो गलत हुआ, लेकिन आप अपने हालात कब बेहतर करेंगे? आपसे जब बात करें आपके सेहत का निजाम, तब है आप कहते हैं NICVD में भी अरबों रुपए की करप्शन है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रमशेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया। किरण से बात करते हैं और जानते हैं कि आज सूरत हाल क्या है। जी किरण, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? हमें बताइएगा आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है या वही सूरत हाल है जो पहले 3 रोज़ रही? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज सूरत हाल अगर हम देखें, इस वक्त भी मैं कलंदरिया चौक सखी हसन ज़िला बस्ती में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ जगहों का, मकामात का हमने जो है वो विज़िट किया है और वहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही हमें। कुछ जगहों से अलाइशें ज़रूर उठी हैं, जो मेन रोड पर जो डंपिंग पॉइंट्स नहीं थे, जहाँ पर 3 रोज़ तक अलाइशें जो हैं वो जमा करते रहे और जब वहाँ से बदबू और ताफुन और वो बिल्कुल सड़ गई, उसके बाद वहाँ से उठाया गया। तो अभी भी जिन इलाकों से अलाइशें उठा ली गई हैं, वहाँ पर इतना ताफुन है कि लोगों का रहना महाल हो गया है, वहाँ से गुजरना महाल है। कुछ जगहों पर हमने देखा, जिला बस्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ के मकीन कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने इस डिस्ट्रिक्ट को लावारिस छोड़ दिया है। कचरे के साथ साथ अलाइशें और जानवरों की जो बाकियात हैं वो मौजूद हैं और शदीद ताफुन यहाँ पर है कि हम दूसरी रोड पे खड़े हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक पार्क है और पार्क के सामने कचरे के साथ साथ कचरे का ढेर भी है और अलाइशी भी वहाँ पर मौजूद है और शदीद ताफुन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ताफुन भी है और सूरत हाल आप बता रही हैं, क्या इस सारी सूरत हाल में इन गंद और ये ताफुन के बाद जो सूरत हाल है, इसके बाद कोई इंतजामिया या फिर कोई सूबाई वजीर आपको नजर आया है यहाँ पर?
देखिए, अगर इंतजामिया हरकत में होती तो मुझे इतना गंद और ताफुन नजर नहीं आता। जो मुर्तजा वहाब है उन्होंने दूसरे रोज विजिट जरूर किया था और इस बात का एतराफ भी किया था कि जिला बस्ती से काफी ज्यादा शिकायतें जो मौसूल हो रही हैं और एक्शन लिया था बाकायदा, और ये तमाम तर सूरत हाल उनके एक्शन लेने के बाद की है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो पता नहीं है इस वक्त भी मैं इस रोड पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये सूरत हाल है कराची की कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है और उसके 3 रोज तक तो इस जिले को और इस शहर को किसी ने पूछा नहीं। अलाइशें थोड़ी बहुत उठा के चले जाते थे, लोग कॉल पे कॉल करते थे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शिकायतें करवाते थे एक नुमाइशी तौर पर जो उनकी गाड़ियां चल रही थी। लेकिन उस तरह जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया था अलाइशें नहीं उठाई गई। आज चौथा रोज है कि हम उसी बदबू और ताफुन में यहाँ पर मौजूद है, ना कहीं चूना फेंकवाया गया इस बदबू को कंट्रोल करने के लिए। तो जो दावे थे वो इस तरह से पूरे नहीं किए गए जो बकरीद से पहले किए जा रहे थे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। कुछ जगहों पर नुमाइशी तौर पर जरूर अलाइशें उठाई गई हैं। जो मेन रोड्स थी, मेन रोड्स तक पर 3 दिन जो है अलाइशें मौजूद रहीं, वो सड़ती रहीं और उसके बाद जब बिल्कुल ताफुन फैल गया तो वहां से वो अलाइशें उठाई गई। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की कि पूरे कराची में इस वक्त शदीद बदबू और ताफुन है, बीमारियां फैलने का खदशा है, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है और पूछने वाला सुनने वाला ठीक है किरण, यहाँ पर हमारे पास इंतजामिया का कोई नुमाइंदा होता तो ये सवाल तो वैसे उनसे बनता था कि कितना मजीद वक्त लग जाएगा, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है तो हम आपसे ही जान लेते हैं कि आप वहां पर मौजूद हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, मजीद कितने दिन लग जाएंगे ये अलाइशें यहाँ से उठने में, सफाई होने में? जी, मुझे तो लगता है कि अभी इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा अगर हंगामी बुनियादों पर ये तमाम कचरा और आयशें वगैरह उठाई गई और खुदा ना ख्वास्ता अगर कराची में बारिश हो जाती है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि वो जो नाले साफ किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, बिल्कुल हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर नाले साफ जरूर हुए थे, इवन दो कि जो छोटे नाले थे वो भी साफ किए गए थे, वो दोबारा कचरे का ढेर बन रहे हैं और इवन दो उसमें जो है अलाइशें भी मौजूद हैं। तो 3 दिन तक तो मुझे लगता है कि कराची में कचरा, अलाइशे तो दूर की बात, कचरा ही नहीं उठाया गया, हर जगह कचरे के ढेर है। और सूरत हाल मजीद बारिश के बाद खराब हो सकती है। किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तरह से आगाह कर रही थी। अच्छा, ये सूरत हाल तो अब हो गई है ना कुर्बानी के बाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कराची की, क्योंकि कराची में अगर बारिश हो जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे मौसम के ऊपर कि मौसम की क्या अपडेट्स होंगी। लेकिन ईद कुर्बान पर हम देखें तो सयाहती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा अरूज पर रही हमजा, क्योंकि हम जिस तरह से बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे और वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उनके पास होंगे वही लोग सयाहती मकामात पर जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा सयाहती मकामात पर देखा गया कि लोगों की तादाद वहाँ पर पहुँची थी और इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया गया। और ईद के 3 दिन मलिका कौसार की बात करें तो ख़ास तौर पर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा। हाँ, उसके अलावा हम देखें गाड़ियों की बड़ी तादाद जो थी वहाँ पर दाखिल होने की वजह से ट्रैफिक भी जाम होती रही। गलियात की बात करें, सवात की बात करें, कागान नारान की बात करें, दूसरे सियाहती मकामात की बात करें तो सयाहों से खचाखच भरे रहे हैं। NCOC ने कोरोना वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उसके बगैर सियाहती मकामात पर सयाहों के दाखिले पर पाबंदी तो लगाई थी, मगर हमें सयाह SOPs की धज्जियाँ उड़ाते नजर आए हैं। कई हम फेसबुक पेजेस देखते हैं कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उन लोगों ने भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी हुई थी कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी है, और इंतजामिया भी हमें कुछ बेबस नजर आई है। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उस तरह से चेक नहीं किए गए जिस तरह से कहा गया था कि चेक किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कामरान बंगिश साहब। ईद के 3 दिन सूबे में कितनी बड़ी तादाद में सयाह आए और क्या कोई चेक इन बैलेंस भी वहाँ रखा गया? जिस तरह से सयाहों की तादाद हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा थी, तो उनको मैनेज कैसे किया गया? कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो सियाहती मुकामात की तरफ जा चुके हैं। हमारे स्पेशली जो आपको पता है कि मालाकंड की साइड पे जो हमारा मालाकंड डिवीज़न है जिसमें स्वात का पूरा एरिया है या दीर चकदरा, ये तो पूरा कल और परसों ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन मुकम्मल चौक्ड रहा। हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी थोड़े बहुत इशू सामने आए। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इस साइड पर भी आए। दूसरा जो आप देख सकते हैं, हमारे जो मालाकंड के अलावा जो हमारा हज़ारा रीजन है उसमें जो गलियात का एरिया है या एबटाबाद से ऑनवर्ड अगर आप मानसहरा देख लें, नारान, खागान, वो सारे रोड्स भी हमारे चौक थे मुकम्मल तौर पर। लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। अच्छा सर, ये बताइएगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा लोग चले गए थे, इसलिए उस तरह से चेक नहीं किया जा सका। फिर खास तौर पर कुछ फैमिलीज चली गई, 2 लोगों को वैक्सीन लगी है, 3 को वैक्सीन नहीं लगी हुई। ऐसी सूरत हाल को फिर किस तरह से मैनेज किया गया? देखिए,
जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो तो आपके सामने, आपके पास भी फुटेजेस आई होंगी, हमारे पास भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेरी अपनी फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो जा चुके हैं। तो इन हालात में एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैनेजमेंट है वो तो यकीनन मुश्किल है। हमारे से जितना ह्यूमनली पॉसिबल हुआ हमने जो एंट्री पॉइंट्स हैं टूरिस्ट एरियाज़ के, जैसे स्वात के मुकाम पर अगर आप देख लें तो दरगई पे हमने एक चेक पॉइंट रखा हुआ था, दूसरा जो लंडाकी चेक पोस्ट है उसके ऊपर हमने रखा हुआ था। इसी तरह अगर आप गलियात की जानिब देख लें तो अगर आप पंजाब से एंटर होते हैं तो उधर हमने पख्तूनख्वा की एंट्री पॉइंट के ऊपर एक चेक पॉइंट रखा हुआ था। ऐसे ही अगर आप जो दूसरी मोटरवे है हमारी जो हज़ारा मोटरवे है उस पर हमने एक चेक, तो ये इतना ही पॉसिबल है। हमने 12 लोगों से यही रिक्वेस्ट की, मैं आपको 100% तो नहीं कह रहा लेकिन मेजॉरिटी जो है हमने इंश्योर किया कि हम वैक्सीनेशन को देख लें। हमने अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो हमने उनके मैसेजेस चेक किए हैं जो मोबाइल पे NCOC की जानिब से या नादरा की जानिब से जो मैसेज आता है, या उसी तरह हमने ये इंश्योर किया कि कम से कम अगर और कुछ नहीं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल जो है वो इंश्योर रखा जाए। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, तो इन सारे मेजर्स के लिए हमने 12 पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि वो SOPs को और उनको इंश्योर कर लें कि वो फॉलो करें। ठीक है कामरान मंगे साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि ईद का मौका हो तो चलें रश ज़्यादा होता है, ह्यूमनली शायद उतना पॉसिबल भी नहीं है, उतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में अभी लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए अब क्या कोई मैकेनिज़्म तो बनाना पड़ेगा कि अगर सयाह आ रहे हैं तो उनको कहीं पर चेक किया जाए। अब एक बहुत बुरी चीज़ ये होती है कि जी कि आप लाहौर से चले हैं, आप कराची से चलें, अब आपको हम कैसे यहाँ पर आते हुए रोक लें, तो लेकिन हमें रोकना तो पड़ेगा, फिर भी उनको वापस भेजना पड़ेगा। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म अब बनाया जा रहा है? देखिए मैकेनिज़्म तो यकीनन आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और फिर सूबाई हुकूमतों ने सब ने उनके साथ कंप्लाइंस रखा हुआ है, वो मैकेनिज़्म तो है। अब जो इशू हमें सामने आ रहा है वो तो जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन की जो रेशो है वो बहुत कम है, उसको हमने बढ़ाना है। उसके लिए हमें ऑफ कोर्स हमें जो कुछ हम गवर्नमेंट कर पा रही है उसमें अवेयरनेस के साथ साथ हम मुख्तलिफ मेजर्स की तरफ भी सोच रहे हैं कि लोगों को इन्फोर्स करें इसको कि वो वैक्सीनेशन को इंश्योर करें। दूसरा जो टूरिज्म के हवाले से मैकेनिज्म है तो वो यही हो सकता है कि हम टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करें, उनको उन एरियाज में एंटर ना होने दें। अभी आपको पता है डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी प्रीवेलेंस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल आप उसके लिए मज़ीद भी हम सोच रहे हैं और मैकेनिज़म्स भी बना रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी हम टेकअप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी हमारी जो है उसमें बहुत ज़्यादा रोल टूरिज़्म का है, तो हम इतना ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी इकनॉमिकली बड़ा हिट हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेव में हमें टूरिस्ट एरियाज़ को बंद करना पड़ा था और उससे हमें अरबों रुपए की हमारी इकोनॉमी हिट हुई है। तो हम इस बारे में तो अब हमारी तो 12 वफाकी हुकूमत से और NCOC से यही रिक्वेस्ट रही है कि हम टूरिस्ट एरियाज़ को बंद नहीं कर सकते। हम जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इनको फॉलो करें, वो हम इन लेटर एंड स्पिरिट, आपको पता है इतनी बड़ी तादाद में जब लाखों लोग आए उनको इन्फोर्स करना तो मुश्किल है, लेकिन हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है कि हम जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं टूरिस्ट जो टूरिस्ट एरियाज़ पे वहाँ पे SOPs को, मास्क का पहनना, वहाँ पे डिस्टेंसिंग, जो टूर ऑपरेटर्स हैं या जो होटल ओनर्स हैं उनको हमने अपने साथ मिलाया हुआ है। वहाँ पे जो और जो फैमिलीज आती है उनको अवेयर रखने के लिए हमारी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, उनको हमने मोबिलाइज रखा हुआ है। टूरिस्ट पुलिस है हमारी, हमने उनको भी एक्टिवेट किया हुआ है। इन सारी चीज़ों में सिर्फ हमने बैलेंस ये रखना है कि किसी सूरत टूरिस्ट को ये ना लगे कि कोई उनको हैरास कर रहा है या कोई उनको बिला वजह तंग कर रहा है। हमारे पास मैकेनिज्म तो ऑफ कोर्स है, सिर्फ जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन तो पूरी पड़ी है, लोग वैक्सीनेट नहीं करने के लिए वो रेडी, तो उसी तरह हमारे पास भी वहाँ पे मैकेनिज्म तो पूरा है, लेकिन सिर्फ कोऑपरेशन की जरूरत है हमें पब्लिक की जानिब से। हम चाहते हैं कि और पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा है कि आप लोग SOPs का कह रहे हैं कि फॉलो करें, तो उनको फॉलो करना। बहुत शुक्रिया कामरान मंगीर साहब, आपने सबसे पाकिस्तान को अपना वक्त दिया। हमजा जिस तरह से उन्होंने भी कहा है कि अब हम काफ़ी इतने ज़्यादा जब लोग आते हैं बर्डन ज़्यादा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में फिर आवाम को खुद भी चाहिए कि वो SOPs का हमारी अपनी भी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी अगर सब कुछ गवर्नमेंट्स के ऊपर ही ना डाल दें कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करना है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, उनको पूरा करें। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते, फिर आप सियाहती मकामात क्या करने जा रहे हैं ना, आप इतना टाइम निकाल के उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, वैक्सीन लगवाएं ताकि सब सेफ रहें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम मौसम की बात कर रहे थे, ईद के पहले दिन तो मौसम बड़ा खुशगवार रहा, लेकिन कल जो है काफ़ी अच्छी खासी गर्मी थी और महकमा मौसमियात ने लेकिन सिंध शिमाल मशरक़ी पंजाब में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। अब सूरत हाल क्या रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में, ये हम जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सरदार साहब, आगे क्या कोई गुड न्यूज़ है कोई इस तरह की कि मौसम जो है बेहतरीन होगा, और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करें तो कराची में मौसम कैसा रहेगा? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो पूरे मुल्क में तकरीबन 1 या 2 दिन का ये वक्फा है, एक तरह से ना ब्रेक है, उसमें इतना ज़्यादा वेदर नहीं है। अलबत्ता जी लाहौर में और जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है उसमें फिर ये 26 तारीख की शाम से रात से है, और 27 से ज़्यादा है वो सिलसिला। 27 से लेके वो 30-31 तक चलेगा ऑन एंड ऑफ, और उसमें अच्छा स्पेल है, ये भी अच्छी बारिश होगी, पूरी नहीं हो जाएगी। ऊपर केपी में, कश्मीर में, जीपी में, उन सब एरियाज़ में होगी। सिंध में अलबत्ता कोई ख़ास इस स्पेल से इतनी वो नहीं है, क्योंकि ये ऊपर तक की करंट्स महदूद रहेंगी। कराची का मौसम बेहतर है आज से। पिछले 2 दिन थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड रहा, चूँकि ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा होती है तो उस वजह से पिंचिंग्स ये। और कल से उम्मीद है दोबारा से वो फुल क्लाउडी और तेज़ हवाएँ चलेंगी, और वक्फे से यानी बूंदाबांदी या रात में सुबह में ख़ासकर हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। फ़िलहाल सिंध में कुछ से ज़्यादा अच्छे स्पेल की वो नहीं है, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 25-26 को हो जाएगी, वो सिलसिला उधर थरपारकर तक ही महदूद रहा। वहाँ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में रात में अच्छी बारिश हुई कल शाम से और रात में, और आगे यहाँ पर वही लाइट रेन की चांसेस हैं। अच्छा, ठीक है। सरदार सरफराज साहब, ये बताइएगा कि ईद के दिनों में जो स्पेल था, जो आपने बताया भी था हमारे प्रोग्राम में, जो एक्सपेक्टेड थी बारिशें, क्या उतनी ही बारिशें हुई हैं, कम हुई हैं ये पिछले स्पेल के अंदर? अगर अब नॉर्थ पंजाब की बात करें, उधर लाहौर से ऊपर गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन सब एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ तो अच्छी बारिशें हुई हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी। वहीं ख़ासकर नॉर्दर्न एरियाज़ में तो उसी तरह जैसे कहा गया जी बहुत हेवी स्पेल होगा, और उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग कहीं जो हिली एरिया वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग, तो उस टाइप का ही रहा। आपने देखा होगा जीबी में और स्वात के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई और रास्ते वास्ते जी, तो वहाँ पर तो अच्छा स्पेल गया है जी। बिल्कुल ठीक है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे, और मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में वो उन्होंने बताया। 26 से उम्मीद की जा सकती है कि बारिश होगी, और कल से कुछ बादल जो हैं वो देखे जाएंगे, क्लाउडी हो जाएगा वेदर कुछ वो ये जो सिलसिला होगा 30-31 जुलाई तक जो है ना वो रहेगा। उम्मीद करते हैं आगे मौसम अच्छा हो, क्योंकि कल तो गर्मी ने घुमा के रख दिया था। मुझे बहुत अच्छी खासी कल गर्मी महसूस हुई है। इकरा यही बात करी थी कि मैंने तो आज यही पूछना है कि बारिश कब हो रही है, ताकि जो है वो क्या तुमने कहा था लास्ट टाइम, कौन सी बारिश थी? फनी बारिश। हाँ, वो जो मिजाहिया बारिश है ना, वो वाली बारिश होगी कि नहीं होगी। खैर, हम आगे चलेंगे। हमारे साथ भी एक मजाक हो रहा है, और वो मजाक ये हो रहा है कि हमारा कौमी खेल है हॉकी, और पाकिस्तान की तरफ सब देखते थे कि हॉकी की जानिब समीउल्लाह हों, हमारे हसन सरदार साहब हों, शहबाज सीनियर हों, अख्तर रसूल हों, बड़े बड़े नाम थे। बाद में सुहेल अब्बास, क्या बात है, सबसे ज़्यादा गोल्स उन्होंने कर रखे थे पाकिस्तान की तरफ से, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। लेकिन अब हमारे साथ मजाक ये हो रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं। हमारा दस्ता सुकड़ता चला जा रहा है, और हम क्या बात करें कि वहाँ पर हमारी टीम मौजूद नहीं है, और कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जो अब मसाइल हैं वो तो हमारे सामने ही हैं। अब ओलंपिक्स में हमजा देखा जाए तो एक इतना बड़ा इवेंट है, उसमें हमारी नुमाइंदगी ना होना ये भी एक बड़े अफसोस की बात। बाकायदा तौर पर क्वालिफाई सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया, मतलब कि जिसने बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, वो पूरे दस्ते के अंदर एक खिलाड़ी है, बाकियों ने क्वालिफाई नहीं किया, और बाकी हमारा दस्ता वहाँ पर मौजूद है। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर खेली अपना मैच, लेकिन वो आज जो मैच हुआ उसमें हार गई। टोक्यो ओलंपिक्स का हम जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को जो है तकरीबन 2032 का गालिबन वो मिल गया है, ब्रिस्बेन में होगी 2032 की ओलंपिक्स, तो उनको अभी टाइम है, उनके पास 11 साल है, वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन ओलंपिक्स में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है,
आज का सवाल ये है, ख़ासतौर पर हम हॉकी की बात कर रहे हैं, तमाम छोटे बड़े आलमी एजाज़ात हमने इसमें हासिल किए। कौमी खेल हॉकी को बामे अरूज तक पहुँचाने वालों में जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा था, समीउल्लाह थे, कलीमुल्लाह थे, हसन सरदार थे, अख्तर रसूल थे, शहबाज सीनियर थे, सुहेल अब्बास थे, आलमी शोहरत याफ्ता ये खिलाड़ी थे, इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वक्त की बेरहम मौजें जो हैं वो कौमी हॉकी खेल को तबाही से दोचार कर देती हैं, खिलाड़ियों के इत्तेहाद को पारा पारा कर देती हैं, जिसकी वजह से कौमी हॉकी टीम जो है वो बद से बदतरीन होती चली गई। और आज नौबत ये हो गई है कि पाकिस्तान आलमी और ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत तक से महरूम है, जिस तरह कि हमने तुमने बताया कि क्वालिफाई किया है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख लें, हम 2012 में गए थे और 2012 में सुहेल अब्बास जो थे उनके पास पाकिस्तानी झंडा था, जो कल माहूर और पाकिस्तानी दूसरे खिलाड़ी के पास था। तो ये मामला है कि हमारा ये हालत आखिर हो क्यों गई कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे। मुझे याद है कि एक बयान सामने आया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, उन्होंने कहा था कि नान छोले खाकर, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि नान छोले खाकर आप हॉकी के अंदर एक अच्छा खेल पेश नहीं कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रोटर्फ पर जब हम आए थे, एक मुश्किलात हमें तब आई थी कि जी हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, हमारे पास सफ़ मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों की जानिब से बारहा कही जाती रही हैं। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी साबिक ओलंपियंस, बाहर जाके हम देख रहे हैं कि वो टीम्स को कोच कर रहे हैं, क्लब्स को कोच कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल जवाल पे। अच्छा, हॉकी की जवाल के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आसिफ, बदकिस्मती हम जिस खेल में राज करते थे, आज हम देखते हैं कि मुसलसल दूसरी मरतबा हम ओलंपिक्स के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हॉकी ही है जिसे मेडल की उम्मीद लगा के हम लोगों ने रखी हुई थी। अब जो है वो उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। हॉकी के जवाल की आप क्या वजूहात समझते हैं, क्या वजह है कि हम जवाल का शिकार हो गए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस ओलंपिक में हॉकी के मैदान में नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जवाल जो है तकरीबन 3 दहाइयों पे मुश्तमिल जवाल है। ये लास्ट जो हमने मेडल जीता था जब हम खेलते थे 92 ओलंपिक्स में, उस वक्त जीता और उसके बाद से हम कोई मेडल नहीं जीत सके। हालांकि हम 2000 ओलंपिक्स में जो सिडनी में हुए थे उसमें जो है हम सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए और हम तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी वजूहात है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान ने 2000 के बाद एक बहुत लंबी तवील दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, पूरी दुनिया की जंग लड़ी है, और उसकी वजह से हमारे मैदान जो है वो बिल्कुल वीरान हो गए। आपको याद होगा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे भी हमला हुआ। 2004 में लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज की, उसके बाद से पाकिस्तान में कोई हॉकी टीम जो है वो दुनिया की खेलने नहीं आई। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है और इनका इम्पैक्ट आया हमारी खेलों पे। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि टीम स्पोर्ट्स पे आया, जिसमें हॉकी सर फहरिस्त है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस जो हमारे एक नेचुरल नर्सरी होती थी, क्योंकि जब हम स्कूलों में खेलते थे, हम स्कूलों से खेल के अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, तो अब वो लड़कों, हमारे बच्चों को वो सहूलतें स्कूलों में भी मुयस्सर नहीं आ रही। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन स्कूल ज़्यादा होने के साथ साथ उनके पास मैदान नहीं है। अगर आप देखें कि हमारी बिल्डिंग्स में स्कूल आ गए हैं, उनके साथ खेलों के मैदान नहीं है। जब तक खेल पाकिस्तानी कौम की प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, हम कोई बड़ा जो है ना सरप्राइज दुनिया को ओलंपिक स्पोर्ट्स में या आम स्पोर्ट्स में नहीं दे सकेंगे। ये अनफॉर्चुनेट बात है। 3 दहाइयों पे मुश्तमिल ये जवाल की कहानी है और इस जवाल की बेहद वजूहात है। हम उस तरह हमारी इकॉनमी सफ़र की, जब इकॉनमी सफ़र करती है तो नेशनल प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। जब नेशनल प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तो फिर स्पोर्ट्स जो है वो पहले ही हमारी प्रायोरिटी बनी है, वो भी नीचे चली जाती है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके तवज्जो से कि पाकिस्तान हॉकी टीम अगले ओलंपिक का हिस्सा होगी, उससे अगले ओलंपिक का भी हिस्सा होगी, वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होगी, और पाकिस्तान अपना लोहा हॉकी के मैदान में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मनवाएगा। बाजवा साहब, लेकिन मामला कुछ हॉकी फेडरेशन का भी तो है, हॉकी फेडरेशन की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। खैर, ओलंपिक्स खेलना किसी भी, आप ओलंपियन है, साबिक ओलंपियन है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा एजाज़ होता है, और ये एक्सपोजर ना मिलने से खिलाड़ियों का कितना नुकसान होता है? देखिए, एक हर खिलाड़ी की मिराज होती है, और ये टूर्नामेंट ना खेलना बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लड़कों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा ओलंपिक का। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट ओलंपिक में और आने वाले ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी टीम जरूर इसका हिस्सा होगी और मेडल्स भी जीतेंगे।
अनफॉर्चुनेट है, हर बंदे का, हर हॉकी प्लेयर का ये ख्वाब होता है कि वो ओलंपियन बने, वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में शिरकत करे, वो ओलंपिक का हिस्सा हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्राइड है। ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मेला है जिसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो इसमें ना खिलाड़ियों को एक्सपोजर होना अनफॉर्चुनेट है और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान हॉकी के लिए बिल्कुल सर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आसिफ साहब इसको ठीक भी तो करना है ना, बेहतरी के लिए किन किन इकदाम की जरूरत है? और आप क्या देखें, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या आपको संजीदा नजर आती है, कोई काम करती दिखाई देती है? देखें, हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, अभी रिसेंटली हम चीफ मिनिस्टर सिंध से मिले हैं और हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है। अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी, हमारी आर्मी चीफ से भी बात हुई है। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी चाहते हैं और उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान में हॉकी की तरक्की के लिए जो भी स्टेप्स मुमकिन होंगे वो लेंगे। जो सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल में स्टेप है वो ये है कि लड़कों की फलाह के लिए फौरी तौर पर फंड्स का जो है वो इतरा होना चाहिए, फंड्स रिलीज़ होने चाहिए। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ लगनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में हॉकी दोबारा शुरू होनी चाहिए और एक मुरव्वजा, एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत, एक प्लानिंग के तहत हमें ये सफ़र आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें हम ये मेक श्योर कर सकें कि हम आइंदा आने वाले तमाम मेगा इवेंट्स का हिस्सा हों। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम हॉकी के ज़वाल की जब बात कर रहे हैं तो अगर आज हम नौजवानों से पूछें कि 5 हॉकी प्लेयर्स के नाम बता दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी नौजवान जो हॉकी ना खेलता हो, बाकी जो हैं उनमें से कोई 5 खिलाड़ियों के नाम भी बता सके। अगर ये कह दिया जाए 2010 के बाद से चले बता दें, शायद वो भी बड़े कम लोग होंगे जो बता सकेंगे। लेकिन क्रिकेट के बारे में हमें ये भी पता होता है कि इमर्जिंग खिलाड़ी कौन सा है, इसको नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया। हॉकी के बारे में तो ये बहस ही नहीं हो रही होती, आपको प्लेइंग 11 का ही नहीं पता तो आपको बाकियों का क्या पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कप्तान का नाम नहीं पता होगा यकीनन। और इसकी वजह एक तो ये भी है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तब आपको सब जानते हैं, सब जो है आपको मतलब कि पलकों पे बिठा के रखते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस डाउन होती होती कहाँ पर पहुँच चुकी है। अब जब भी हॉकी के ऊपर कोई प्रोग्राम होता है तो वो हॉकी के ज़वाल के ऊपर ही हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन ये तो हॉकी की बात है ना। अब क्रिकेट की अगर हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उनकी कारकर्दगी हम देखते हैं कि इंग्लैंड में कोई बेहतर हमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन इसके बाद कौमी स्क्वाड ने अब वेस्ट इंडीज़ में डेरे डाल लिए हैं। अब वेस्ट इंडीज़ में कौमी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट जो रिजल्ट थे वो में मनफी आ गए, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी जो हैं अब जुम्मे से उनको ट्रेनिंग की भी इजाज़त मिल गई। अब वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस? ये सारी सूरत हाल तो है। वहीं एक जो है हमें पता है कि मैच नहीं हो सका ऑस्ट्रेलिया का और वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई, क्योंकि केस सामने आ गया था कोरोना का। अब शायद रीस्केड्यूल किया जाएगा पाकिस्तान के टूर को भी, जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है, तो वो भी हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ में, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आपको अभी लग रहा है कि शायद सीरीज़ थोड़ी सी लेट शुरू हो रही होगी? वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। लग तो नहीं रहा, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक 27 जुलाई को पाकिस्तान का मैच होना है हमजा, और मेरे ख्याल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट वेस्ट इंडीज आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको अकोमोडेट करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्केड्यूल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप आसिफ बाजवा से हॉकी की बात कर रहे थे, 19वें नंबर पर आ गई हॉकी पाकिस्तान की। अब आप देखेंगे 2 ओलंपिक गेम्स हो गए, 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और 2020 का जो 21 में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स। पाकिस्तान हॉकी टीम हिस्सा ही नहीं ले रही, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना हमजा। आपने बिल्कुल सही कहा, लोग तो कप्तान का नाम नहीं जानते, आप प्लेयर्स तो दूर की बात है। तो मेरे ख्याल में हॉकी जवाल की तरफ गामजन है। अब ये हमारा कौमी खेल नहीं रहा, इस पर अरबाब इख्तियार को तवज्जो देनी होगी, वरना एक वक्त आएगा कि हॉकी जो है वो लोग बिल्कुल ही उसको भुला दें। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से हॉकी की तो आप बात करें, लेकिन अगर क्रिकेट टीम की बात करें, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी है इंग्लैंड में, कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आई है। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी गलतियां थी। आप क्या समझते हैं उन गलतियों को अब नहीं दोहराना है, और वेस्ट इंडीज़ के जो दौरा है इसके अंदर पाकिस्तान को कोई अपनी बेहतर परफॉर्मेंस में जो है बेहतरी लेके आनी होगी, क्या करना पड़ेगा?
इकरा, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज थी वो जीती है और उनके हौसले बुलंद हैं। उनकी T20 टीम, आपको पता है, दुनिया की वाहिद टीम है जो 2 मरतबा वर्ल्ड कप T20 जीती है, 2012 और 2016 में। इस मरतबा वो डिफेंडिंग चैंपियन है और वो अपने सारे पुराने प्लेयर्स को, क्रिस गेल को ले आए। उनकी टीम बड़ी मजबूत है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ टाइम होगा और पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है ये समझने की बात है। जब आप जिस टीम में आप फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें, आप 4 ओपनर्स लेकर गए हुए, टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। मिसबाहुल हक साहब फरमाते हैं कि आजम खान को मजीद मौके देंगे। आप मिडिल ऑर्डर में आपने शोएब मलिक को बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो है दौरे वेस्ट इंडीज में, हमजा और इकरा। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, तीसरे जो T20 के हवाले से हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी थी। तीसरा T20 हमने हसनैन का इस्तेमाल ही नहीं किया, शाहीन आफरीदी से हमने ओवर ही नहीं करवाए, 3 ओवर नहीं करवाए, हम पिच रीड नहीं कर सके, हमें समझ ही नहीं लगी कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम नवाज को एंटर नहीं कर सकते थे? अगर हमने यही करना था, फिर हफीज़ का हमने इस्तेमाल किया। अगर आजम खान को चांस देना था तो वहाँ पर एक बैट्समैन बढ़ा के आप चांस दे देते, बॉलर को कम कर देते। ये क्या टीम सिलेक्शन थी सर आखिरी T20 के लिए? देखिए हमजा, बड़े बड़े जहन बैठे हुए हैं वहाँ। मिसबाहुल हक सबसे कामयाब तरीन कप्तान, वकार यूनुस अपने जमाने के नामवर फास्ट बॉलर, लेकिन इनका मतलब कोचिंग का मिसबा का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। जो ब्लंडर्स कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो अभी तक सीख रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया। मैं समझता हूँ विजन नहीं है, मैं समझता हूँ खौफ है शिकस्त से, इनको शिकस्त का डर है जिसकी वजह से तब्दीलियां नहीं करते। आप देखें इंग्लैंड ने किस तरीके से अपना बैटिंग ऑर्डर इस्तेमाल किया। लिविंगस्टोन को वो मिडिल ऑर्डर में लाए, उनका एक छक्का बड़ा क्रूशल साबित हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा। वो प्लानिंग से चल रहे हैं। उन्होंने ऑयन मॉर्गन को दूसरे T20 में बिठा दिया। हम पूरी अपनी वही सेट टीम लेकर जा रहे हैं जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2000 जो है वो 21 का जो हो रहा है 17 अक्टूबर से, उसके लिए हमारी तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं, अभी तक हम कॉम्बिनेशन ही तरतीब दे पा रहे। एग्जैक्टली ठीक है मिर्जा साहब, लेकिन आपको उस मैच के अंदर कुछ पॉजिटिव नजर आया कि हफीज की वापसी बॉलिंग में कुछ आपको बेहतर लगी कि हमने यूज किया? दूसरा, बाबर आजम की कप्तानी आपको कैसी लगी तीसरे T20 के अंदर? बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है बाबर को, क्या ये बाबर की कप्तानी थी या बाहर से ही चल रहा था सारा मामला? देखिए बाबर की कप्तानी को क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन हमजा मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि बाबर को बहुत जल्दी कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जहां तक बात की आपने, आप देखें जो सेकंड लास्ट ओवर था वो बाबर आजम तो शाहीन आफरीदी को दे रहे थे। जब मीटिंग हुई हफीज खुद आ गए, हफीज ने कहा मैं करूंगा। आप देखें ना कि अगर इतने ज़हीन कप्तान होते तो फिर कैसे डिसीजन को चेंज करते। अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नो डाउट आजम इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का एक सुपरस्टार है, लेकिन उसके कंधों पे जो कप्तानी का बोझ डाल दिया गया है, मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। अपने आप उसके चेहरे से देखें ना, आपको चेहरा नजर आता होगा जब मार लगती है, जब परेशानी होती है। उसके मुकाबले में आप ऑयन मॉर्गन को देख लें, काम क्वाइट, वो अपने खामोशी से बॉलर्स को तब्दील करता रहता है। तो अभी मेरे ख्याल में पीछे से डोरियां ना हिलाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाबर आजम को ग्रूम किया जाए एज अ कैप्टन। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से अब T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और शोएब अख्तर साहब ने उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि T20 जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में होगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। आप क्या समझते सारी परफॉर्मेंस के बाद? और सर यही वही शोएब अख्तर है सर, सॉरी, वो यही कह रहे थे कि इस टीम को देखने कौन आएगा और अब वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ हमजा इकरा के वो बादशाह आदमी है, वो जो चाहे कह दे, वो जंगल का बादशाह है, वो जो चाहे कह दे। शोएब अख्तर जो है अपने जमाने के बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे। कभी वो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि भारतीय उनको देवता मानते, अपनी किताब में उन्होंने लिखा और उनके खिलाफ बोला, कभी वो उसकी तारीफ करते। मूडी आदमी है शोएब अख्तर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे की जानिब जाते हुए देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर हमारी फास्ट बॉलिंग के हवाले से बताइएगा, फास्ट बॉलर्स को क्या करना होगा? देखिए आपने पहले ही निशानदेही की, मोहम्मद हसनैन को क्यों खिलाया, 1 ओवर भी नहीं दिया। शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर दिया। प्लानिंग की कमी नजर आती है। वकार यूनुस के होते हुए हम समझ रहे थे कि फास्ट बॉलर जो है वो और ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन सिवाय
शाहीन आफरीदी के हमारे फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी जो है वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। तो वकार यूनुस को तवज्जो देनी होगी। नसीम शाह जो है वो देखे आउट हो गए, मोहम्मद मूसा आउट हो गए, जुनेद खान कहाँ पर है और उस्मान शिनवारी कहाँ पर है। बेशुमार फास्ट बॉलर्स हैं कि जो अपनी बारी के इंतजार में। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे और हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।